कल हम लोगों ने ये देखा है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के, उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो सेम होता है। इस बारे में देखा था हमने। और अगर एनर्जी गैप सेम होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एनर्जी गैप अगर सेम होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी 0 और 1 लेवल के दरमियान जो एनर्जी गैप है ओमेगा बार ऑसिलेशन है, 1 और 2 के दरमियान ओमेगा बार ऑसिलेशन है। तमाम एनर्जी गैप जो है वो सेम है। और यहाँ भी, और अगर एनर्जी गैप सेम होंगे तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक ही लाइन आएगी। याद रखें किसी भी स्पेक्ट्रम में डिफरेंट पोजीशंस पे लाइन इस वजह से आती हैं। दो बातें आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। नंबर 1 पोजीशन ऑफ लाइन, नंबर 2 हाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइन। जो लाइन की पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि लाइन की पोजीशन डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एनर्जी गैप जो है वो चूंकि दो बातों पे डिपेंड करता है। किसी भी स्पेक्ट्रम में दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो स्पेक्ट्रम है नंबर 1 कि एनर्जी गैप जो है, जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे। अगर डिफरेंट एनर्जी गैप है तो पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें गैप जो है वो सेम होता है। गैप सेम होने की वजह से एक ही लाइन हमें आती है। उसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर एक ही लाइन आती है ओमेगा बार ऑसिलेशन की जगह पे। अगर एनर्जी गैप डिफरेंट हो तो फिर किसी स्पेक्ट्रम में लाइन डिफरेंट जगह पे आती है। तो जो लाइन की पोजीशन है वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे। अगर एनर्जी गैप सेम होंगे तो एक ही पोजीशन पे लाइन आएगी, एनर्जी गैप डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट पोजीशन पे लाइन आएगी। एक बात। और दूसरी बात, जो लाइन की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ये देखा है। उसके बाद हमारे पास ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। मैंने आपको ये कहा था कल कि अगर हम लोग, ये क्लोरीन का एटम है जो कि हैवियर है और ये हाइड्रोजन है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अगर हम हाइड्रोजन को स्ट्रेच करके यहाँ पे छोड़ें तो फिर ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हाइड्रोजन को और स्ट्रेच करेंगे एनर्जी और ज्यादा होगी, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। आपने हाइड्रोजन को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया है। यहाँ तक जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है जिसको हमने आर इक्विलिब्रियम कहा था, ये आर इक्विलिब्रियम है आप लोगों के पास। अगर आप इक्विलिब्रियम से इसको डिस्टर्ब करते हैं और आप जो है इसको लेके जाते हैं डिस्टेंस आर तक, डिस्टेंस आर तक आप लोग लेके जाते हैं, तो आप लोगों के पास जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा यानी आर माइनस आर ई क्यू, जाहिर है जो आप लोगों के पास आर है वो ज्यादा है डिस्टेंस और आर ई क्यू कम है। तो आर माइनस आर ई क्यू जितना ज्यादा ये होता है इतनी ज्यादा एनर्जी होगी और इतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, इतनी तेजी से ये वापस की तरफ आएगा। जितना आर माइनस आर ई क्यू ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ ये वापस आएगा। इस वजह से जो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हम लोगों ने उसको शो किया है कि एनर्जी जो है वो ज्यादा होती जा रही है। लेकिन एक और बात, अगर किसी भी बॉन्ड को उसकी बॉन्ड लेंथ से 10% स्ट्रेच करें, 10% ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ से स्ट्रेच करें तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जिस जिस एनर्जी पे वो जाके ब्रेक होता है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ये एनर्जी सपोज यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। और जिस डिस्टेंस पे जाके ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन डिस्टेंस। इसके बारे में भी बात हो चुकी है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं वो तो जितना मर्जी, जो वो इलास्टिक बॉन्ड के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट इलास्टिक बॉन्ड के लिए है। उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप बॉन्ड को जितना मर्जी स्ट्रेच करें, उसमें कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है वो होनी चाहिए, जितनी मर्जी हो जाए बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लेकिन हमने देखना है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन हमने ऊपर बनाया है जिसमें रिजल्ट ये निकला है कि तमाम एनर्जी गैप एक जैसे होते हैं, क्या रियल मॉलिक्यूल पे ये अप्लाई होता है या नहीं होता। तो देखना पड़ेगा क्या रियल मॉलिक्यूल भी ऐसे ही हैं कि उनको जितना मर्जी स्ट्रेच करें, जितना मर्जी कंप्रेस करें, क्या वो ब्रेक नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। 10% ज्यादा उनको स्ट्रेच कर दे उनकी बॉन्ड लेंथ से तो वो जो रियल मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाते हैं। रियल मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं 10% ज्यादा उनकी बॉन्ड लेंथ से अगर उनको स्ट्रेच कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन था हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता।
तो हमें एक और एक्सप्रेशन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलता है, जो हर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई होता है। ये सारा लिखा हुआ है। जिस एनर्जी पे वो टूटा है उसको डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, और जिस डिस्टेंस पे है वो डिसोसिएशन डिस्टेंस है। और साथ अब डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसी को बना दिया गया है यहाँ पे यूनिट, कि यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी से हाफ एनर्जी है, यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी है वो यहाँ 1.5 है। तो ये उसी को हमने वाई एक्सिस पे उसी के यूनिट्स बना के डाल दिए हैं। सपोज डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 10 जूल है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10 जूल, ये 5 जूल है, यानी उससे हाफ। यहाँ पे हाफ है, यानी यहाँ पे जो अगर आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी 10 जूल है तो यहाँ उससे हाफ होगी। तो ये है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब चूंकि रियल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो इसलिए कोई नया एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि पहले वाला एक्सप्रेशन तो ये शो कर रहा था कि एनर्जी गैप एक कितने होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के दरमियान। वो तब था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब किसी बॉन्ड को इलास्टिक कंसीडर करें और साथ ये भी कंसीडर करें कि बॉन्ड को जितना मर्जी एक्सटेंड करें, जितना मर्जी स्ट्रेच करें, जितना मर्जी कंप्रेस करें, बॉन्ड जो है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। वो तो उसके लिए था। तो लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो यहाँ पे चूंकि कोई रियल मॉलिक्यूल एन हार्मोनिक होते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके लिए कोई और एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों के पास ये कर्व बना है, इसको मोर्स एनर्जी कर्व कहते हैं। मोर्स नामी साइंटिस्ट जो है उसने पहली दफा इसको बनाया था। उसने प्लॉट किया था एनर्जी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से, कि मॉलिक्यूल जो है उनके एटमों के दरमियान डिस्टेंस अगर चेंज हो तो वो कर्व हमारे पास कैसा आता है। मोर्स एनर्जी कर्व है और ये इसका एक्सप्रेशन है कि मोर्स एनर्जी कर्व जो है वो कैसे रिलेट करता है। आर ई क्यू माइनस आर, यानी ये डिस्टेंस है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले कि आर ई क्यू की और आर की। जब ये वैल्यूज लेंगे तो आप लोगों के पास जो कर्व आएगा वो इस तरह का आएगा। आप डिसोसिएशन एनर्जी की कोई वैल्यू, सपोज आप लोग 10 जूल पुट कर दें, एक फर्जी वैल्यू पुट करें 10 जूल, ये डिस्टेंस चेंज करते जाएं तो आप देखेंगे कि आप लोगों के पास किस तरह का ग्राफ आता है। कोई अगर आप जैसे अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो वो जरूर इसको ट्राई करें। कोई फर्जी वैल्यू पुट करें आर ई क्यू की और आर की, और ये भी कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू पुट करें और ड्रा करें, तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह का एक कर्व आएगा जिसको मोर्स एनर्जी कर्व बोलते हैं। यहाँ ए कांस्टेंट है जो हर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगा, और डी ई क्यू जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी है। उसके बाद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो भी हमने बात की है, यहाँ पे ये लिखा है कि 10% किसी बॉन्ड को अगर हम स्ट्रेच करें, उसकी लेंथ जितनी है तो वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और उसको डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं ब्रेक करने के लिए। ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से जो फार्मूला निकलता है वो ये है। और इसमें दो चीजें हैं जो हमने ऊपर देखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वहां पे क्या था v प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, यहाँ ओ एस सी था, यहाँ ई आ गया है, और साथ एक्स ई जो है ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है हमारे पास, तो जिसकी वैल्यू 0.01 अप्रोक्सीमेटली हो सकती है। तो अब इसमें से v प्लस 1/2 जो है वो आप लोग कॉमन लें। जब वो आप लोग कॉमन लेंगे तो आप ये जो आप लोगों के पास पहला हिस्सा है, ये आप लोगों के पास पहला हिस्सा जो है ये आया था आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो एक और टर्म आ गई जिसमें स्क्वायर है और ये चीज इन्वॉल्व है। अब अगर आप इसमें से v प्लस 1/2 कॉमन लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन आता है। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। इनको जरा इक्वल करें, अगर ये इक्वल हैं इनको इक्वल करें तो ये असल में रिलेशनशिप है हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का और एन वेव नंबर का, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव नंबर का रिलेशनशिप है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन जो एनर्जी का है और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एक्सप्रेशन है उनको इक्वल पुट करें। जब आप उनको इक्वल पुट करेंगे तो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी दोनों साइडों पे, और यू विल गेट दिस ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू ओमेगा बार ई 1 माइनस वी प्लस 1/2 एक्स ई। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओमेगा बार ऑसिलेशन और ओमेगा बार ई, इनकी वैल्यूज में कितना फर्क होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। आप लोग ये पुट कर सकते हैं किसी भी लेवल के लिए। सपोज आपके पास 0 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और उसके लिए आप मालूम करना चाहते हैं कि ओमेगा बार ऑसिलेशन आप लोगों के पास क्या होगा 0 के लिए, तो आप लोग 0 पुट कर दें, 0 प्लस 1/2 एक्स ई।
एक्स ई की वैल्यू 0.01 है। तो ओमेगा बार ऑसिलेशन और ओमेगा बार ई, इन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे से इतनी ज्यादा डिफर नहीं करती। देखें ये बिल्कुल छोटी सी टर्म है, जब कोई भी वैल्यू पुट करके आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास बहुत कम आएगा इसका। तो इसका मतलब है ओमेगा बार ऑसिलेशन और ओमेगा बार ई ये तकरीबन बराबर है, इतना ज्यादा इनमें जो है वो फर्क नहीं है, ये वैल्यूज तकरीबन बराबर है, तो इतना ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आगे देखें ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या था, वेव नंबर फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओमेगा बार ई क्या है, वेव नंबर फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद आप लोगों को पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ये था, और ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या था 1/2 पाई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी को जब आप लोग चेंज करते हैं वेव नंबर में तो आप लोग सी पर डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू है। हमने ओमेगा बार ऑसिलेशन की वैल्यू पुट कर दी है। ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है उसकी वैल्यू ये, बस बताने के लिए आप लोगों को कि ओमेगा बार ऑसिलेशन असल में होता क्या है, उसकी वैल्यू ये है। उसके बाद देखें आप लोग एनर्जी और वेव नंबर फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जरा आप लोगों को रिपीट करने के लिए बताया है। वो एक मतलब दोबारा से इसको चेक करने के लिए लिखा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये था, आप लोगों को पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये था, इसमें कंपैरिजन करें, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब हमने ये देखना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेव नंबर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव नंबर कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो v की वैल्यू -1/2 पुट करें, हालांकि v की वैल्यू ये नहीं होती, v की जो अलाउड वैल्यूज हैं वो है आप लोगों के पास 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। v की वैल्यू -1/2 होती नहीं है, -1/2 v की वैल्यू नहीं होती। लेकिन एक हाइपोथेटिकल वैल्यू v की वैल्यू -1/2 पुट करें, यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और 1 माइनस 1 आया ना, ये सॉरी -1/2 प्लस 1/2 ये 1 आ गया ना, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो गए। ये अंदर वाली टर्म, ये सारी की सारी टर्म आप लोगों के पास, इसका आंसर जो है ना वो 1 आता है, सॉरी -1/2 प्लस 1/2, इसका आंसर क्या बनेगा 0। 0 को एक्स ई से मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया, 1 माइनस 0 1 आया, तो इससे मल्टीप्लाई होगी। दोबारा बता देना चाहता हूँ कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव नंबर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव नंबर कब बराबर होते हैं, जब हम एक थ्योरेटिकल वैल्यू v की पुट करें, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करें -1/2, जब हम -1/2 पुट करेंगे -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0, 0 जब एक्स ई से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये कब बराबर होते हैं दोनों। उसके बाद आप लोग देखें, उसके बाद ये है कि जीरो एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन ये है, आप देखना चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, 0 पुट किया v की जगह, तो 1/2 मेगा पर ऑसिलेशन आ गया। और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन ये है, इसमें v की जगह 0 पुट करें तो ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी आ गई। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जब आप लोग 0 लेवल की एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला आप लोगों के पास होता है bj × j+1, और जब आप लोग ग्राउंड लेवल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, एनर्जी की इस एक्सप्रेशन में आप j की जगह 0 पुट करें, तो आप लोगों के पास ये सारी की सारी टर्म आप लोगों के पास 0 हो जाएगी। j की जगह जब 0 पुट करते हैं तो सारी की सारी टर्म आप लोगों के पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लेकिन इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट नहीं भी कर सकता, रोटेट नहीं भी कर सकता, लेकिन वाइब्रेशन में आप v की जगह बेशक 0 पुट करें, उसका कुछ ना कुछ आंसर आता है, चाहे वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है चाहे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब है कि वाइब्रेशनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो 0 लेवल में भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहा होता है, मॉलिक्यूल इज नेवर स्टेशनरी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में और हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। वाइब्रेशन के केस में एक मॉलिक्यूल स्टेशनरी हो सकता है, और यहाँ पे रोटेशन के केस में मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 हो सकती है, लेकिन वाइब्रेशन चाहे हार्मोनिक हो चाहे एन हार्मोनिक हो, ग्राउंड लेवल की एनर्जी कुछ ना कुछ जो है वो होती है। उसके बाद देखें, अगर हम लोग रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप फाइंड करना चाहते हैं कि 0 लेवल और दूसरे लेवल में एनर्जी गैप कितना है, तो आप वो जो ऊपर एक्सप्रेशन आप लोगों ने अभी देखा है, यहाँ ये एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने देखा है,
ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन में v की जगह 0 पुट करें, आप लोगों के पास जीरो रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी आएगी। 1 पुट करें, पहले की आ जाएगी। 2 पुट करें, दूसरे की आ जाएगी। हम लोग ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। ये वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं। ये देखें आप लोग, हम लोगों उस एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन की बात हो रही है, हम लोगों ने उस एक्सप्रेशन में 0 पुट किया तो हमारे पास 0 लेवल की एनर्जी ये आई। उस एक्सप्रेशन में v की जगह 1 पुट किया तो एनर्जी ये आई, आप पुट करके देख सकते हैं। v की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास एनर्जी ये आई। v की जगह 3 पुट किया तो हमारे पास एनर्जी ये आई। v की जगह 4 पुट किया तो हमारे पास एनर्जी ये आई। अब हम ग्राउंड लेवल और पहले लेवल के दरमियान एनर्जी का फर्क अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे E1 माइनस E0। अगर हम ग्राउंड लेवल जो है उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं, और ये आप लोगों की एक किस्म की असाइनमेंट होगी कि आप लोग इसको करें कि E1 माइनस E0 कितना आता है। ये ग्राउंड लेवल और पहले लेवल के दौरान एनर्जी का डिफरेंस। इसी तरह फिर आप लोग फाइंड करें कि दूसरे और पहले लेवल के दरमियान एनर्जी गैप कितना है। उसके बाद आप लोग फाइंड करें कि तीसरे और दूसरे लेवल के दरमियान एनर्जी का गैप कितना है। आप लोग क्या करेंगे, E3 में से E2 जो है वो माइनस कर देंगे। फिर आप लोग ये देखें कि चौथे और तीसरे लेवल में एनर्जी का गैप कितना है। चौथे और तीसरे लेवल में E4 माइनस E3 आप करें कि चौथे और तीसरे लेवल में एनर्जी का गैप आप लोगों के पास कितना है। तो ये एनर्जी गैप हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यूज जो है ये पुट करके। जब हम एनर्जी गैप ये फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये एनर्जी गैप हम फाइंड करते हैं, ये वैल्यूज पुट करके हम एनर्जी गैप फाइंड कर लिए। ये दोबारा एक किस्म का रिकैप दिया गया है कि आप लोग रोटेशन के केस में क्या आता था, रिजिड रोटर के लिए क्या आता था। आप लोगों को पता है पहले और ग्राउंड लेवल के एनर्जी गैप 2 भी था, इसी तरह दूसरे और पहले के 4 भी, यानी एनर्जी गैप इंक्रीज होते जाते थे। एनर्जी गैप इंक्रीज होते जाते थे। ये 0 और पहले के दरमियान है, इसी तरह पहले और दूसरे के दरमियान है, दूसरे और तीसरे के दरमियान है, तीसरे और चौथे के दरमियान। ये रोटेशन के केस में बात हो रही है। रोटेशन के लिए एनर्जी गैप 2 भी है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप जो है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप जो है वो 2 भी है, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 4 भी है, इन दोनों में एनर्जी गैप 8 भी है, इनके दरमियान 10 भी है। तो एनर्जी गैप जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं रोटेशन के केस में, हमने ये देखा था। और इसके साथ अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने क्या देखा था कि एनर्जी गैप जो है वो सेम होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने ये देखा था एनर्जी गैप सेम होते हैं। वो एनर्जी गैप सेम होते हैं तो कितने होते हैं, ओमेगा बार ऑसिलेशन, ऑल द एनर्जी गैप आर सेम। एनर्जी गैप सेम होते हैं, ओमेगा बार ऑसिलेशन होते हैं। अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी गैप कितने होते हैं। तो ये ऊपर हमने वैल्यूज मैंने दिखाई आप लोगों को, उन वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E0, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E, ये हम देखेंगे कि ये कितना कितना है। जरा देख लेते हैं इसको। ये रिकैप है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, लेकिन सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। जब आप लोग ये एनर्जी गैप निकालते हैं तो E0, E1, E2, E3 जो ऊपर देखा है आप लोगों ने, जब आप लोग निकालते हैं तो आप लोगों को ये बात समझ आती है कि जो E4 माइनस E3 है, इट इज लेस देन E3 माइनस E2। E3 माइनस यानी चौथे और तीसरे के दरमियान एनर्जी गैप कम है तीसरे और दूसरे की निस्बत, तीसरे और दूसरे के दरमियान एनर्जी गैप कम है पहले और दूसरे की निस्बत, पहले और दूसरे के दरमियान एनर्जी गैप कम है ग्राउंड लेवल और पहले की निस्बत, यानी एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था कि एनर्जी गैप सेम है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये वैल्यूज शो करती हैं, आप लोग ये जरूर फाइंड करें, आप ये फाइंड करें, आपके पास तमाम एनर्जी वैल्यूज दी गई हैं, आप उनको माइनस करके फाइंड करें तो यू विल गेट अ रिजल्ट कि एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाते हैं। चौथे और तीसरे के दरमियान एनर्जी गैप कम है तीसरे और दूसरे के दरमियान एनर्जी गैप की निस्बत, तीसरे और दूसरे का एनर्जी गैप कम है पहले और दूसरे की एनर्जी गैप की निस्बत, पहले और दूसरे का एनर्जी गैप कम है ग्राउंड लेवल और पहले की एनर्जी गैप की निस्बत। तो एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाते हैं, ये यहाँ दिखाया गया है। एनर्जी गैप कम होते जाते हैं और हमने ये कैलकुलेट करके भी देख लिया है। अब चूंकि डिफरेंट एनर्जी गैप हैं तो हमारे पास जो लाइन है वो डिफरेंट जगह पे आएगी। याद रखें मैंने कहा था कि पोजीशन डिपेंड करती है कि
पोजीशन बताती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर एनर्जी गैप डिफरेंट है तो पोजीशन डिफरेंट होगी। अच्छा, जब जीरो से पहले लेवल में जाते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो से दूसरे लेवल में जाते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो से तीसरे लेवल में जाते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो से पहले लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो से दूसरे लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो से तीसरे लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जीरो से पहले लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फंडामेंटल एनर्जी या फंडामेंटल वाइब्रेशन। जीरो से दूसरे लेवल में जाने के लिए उसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जीरो से तीसरे लेवल में जाने के लिए उसको हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन। आप लोग ज़हन में रखें। और हम लोग जितने भी आप लोग आई आर की वैल्यूज याद रखते हैं, दरअसल वो वैल्यू फंडामेंटल वाइब्रेशन की होती है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरो से वन में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो फार्मूला है, जीरो से वन में जाने के लिए कितनी एनर्जी गैप जो है, यानी E1 माइनस E0, ऊपर जो आप लोगों ने E1 मालूम किया था, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, उसमें से E0 माइनस करें, इतनी एनर्जी चाहिए जी जीरो से वन में जाने के लिए। ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए एनर्जी है, इतनी एनर्जी फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए चाहिए। ओमेगा बार E1 माइनस 2xe, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए, यानी जीरो से वन में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है जी कि जीरो से टू में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हमने जो ऊपर E2 मालूम किया था उसमें से E0 माइनस कर दें, तो इसको माइनस करें तो इतनी एनर्जी चाहिए जी 2 मेगा बार E1 माइनस 3xe। और ये देखिए ना, xe की वैल्यू चूंकि बहुत कम होती है तो आप लोग ये फैक्टर अगर इग्नोर कर दें तो 2 मेगा बार टू मेगा बार ई भी हम कह सकते हैं, ये वैल्यू 2 मेगा बार ई है। फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कितनी थी, ओमेगा बार E1 माइनस 2xe, ओमेगा बार E1 माइनस 2xe। फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो एनर्जी चाहिए वो ये है। फर्स्ट ओवरटोन के लिए यानी जीरो से टू में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जीरो से थ्री में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जीरो से थ्री में जाने के लिए एनर्जी फाइंड करनी है तो आप E3 में से E0 माइनस करें, वो इतनी एनर्जी चाहिए। आप लोग वैल्यूज पुट कर दें, ऊपर वाले फार्मूले में E3 भी निकाला हुआ था, E0 भी वैल्यू पुट करें, ये एनर्जी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि XE जो है ये बहुत छोटी टर्म है तो हम इस सारी टर्म को इग्नोर करें, तो सेकंड ओवरटोन की एनर्जी इतनी चाहिए 3 ओमेगा बार ई। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ओमेगा बार ई चाहिए, फर्स्ट ओवरटोन के लिए जो एनर्जी चाहिए 2 ओमेगा बार ई, सेकंड ओवरटोन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 3 ओमेगा बार ई है। याद रखें आप लोग, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर हमने देखा है फंडामेंटल वाइब्रेशन के जो एनर्जी चाहिए वो मेगा बार ई है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2 मेगा बार ई तकरीबन, और सेकंड ओवरटोन के लिए 3 ओमेगा बार ई एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी चाहिए। यानी फर्स्ट जहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है उसकी हमने स्ट्रेचिंग देखी थी, वो 1600 पे होती है, 1600 पे स्ट्रेचिंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 1600 पे है। और फिर हमने क्या देखा था, सॉरी बैंडिंग, उसकी बैंडिंग की 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे है। और फिर मैंने आप लोगों को ग्राफ दिखाया था कि 3200 पे भी एक है, छोटा सा हम्प है 3200 पे भी। और मैंने ये कहा था कि ये ओवरटोन है, इस बैंडिंग वाइब्रेशन की ओवरटोन है ये। तो देख लें ओवरटोन जो है ना वो कहाँ पे होता है, अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन ओमेगा बार ई पे है तो आप लोगों के पास फर्स्ट ओवरटोन जो है 2 ओमेगा बार ई पे आएगा। अगर हम इस ग्राफ को और स्कैन करते तो 4800 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक और भी आती जो कि सेकंड ओवरटोन होती, वहां भी एक पीक आप लोगों के पास आती। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो एनर्जी चाहिए ओमेगा बार ई है, फर्स्ट ओवरटोन की जो एनर्जी चाहिए 2 मेगा बार ई है, और सेकंड ओवरटोन की जो एनर्जी 3 ओमेगा बार ई है। तो ये आप लोग देख लें। लेकिन एक और बात है कि पीक की इंटेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन है उसके लिए पीक की इंटेंसिटी क्या होगी, उसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में हम अभी बात करते हैं कि पीक कौन सी इंटेंस हो। अब हमने ये तो देख लिया है कि हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे आते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो ओमेगा बार ई है, फर्स्ट ओवरटोन 2 मेगा बार ई है और सेकंड ओवरटोन 3 ओमेगा बार ई है। ये HCl का केस है, यहाँ Cl जो है ना ये सवाल होना चाहिए था, HCl। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 2886 पे आती है, फर्स्ट ओवरटोन इससे डबल है, और सेकंड ओवरटोन जो है
वो तकरीबन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ये बनती है। देख लें, ये ओमेगा बार ई, ये 2 ओमेगा बार ई, ये 3 ओमेगा बार ई। अगर मैं ये आप लोगों के सामने ये ग्राफ ड्रा करूं, ये ग्राफ मैं आप लोगों के सामने ड्रा करूं, और सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो आमतौर पे जो वैल्यूज दी गई होती हैं, मैं आप लोगों के आई रिस्पेक्ट आपने काफी सारे देखे हैं, वो वैल्यूज इस साइड पे बढ़ रही होती हैं और इधर डिक्रीज कर रही होती है। तो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू इधर होगी, कम वाली इधर होगी। ये आई आर स्पेक्ट्रा इस तरह होता है, आप लोगों को पीछे स्पेक्ट्रा मैंने दिखाया भी है। तो इस साइड पे वैल्यूज बढ़ रही है, इसका मतलब है जो सेकंड ओवरटोन है वो यहाँ पे होगी 8347 पे। उसके बाद जो फर्स्ट ओवरटोन है वो थोड़ी ज्यादा इंटेंस होगी, वो होगी 5668 पे। और जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो इंटेंस होती है और वो होगी 2886 पे। यहाँ 2886 जो है 2886 जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो एक इंटेंस पीक होती है। याद रखिए, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको पता है कि पीक इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जंप करके जाते हैं। ये 5668 पे आप लोगों के पास आती है, और फिर यहाँ पे जो सेकंड ओवरटोन है वो 8347 पे आती है सेकंड ओवरटोन। ये आप लोगों के पास इस साइड पे वेव नंबर बढ़ रहा है, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रांसमिटेंस लेते हैं। तो ये इस तरह इसका HCl का जो स्पेक्ट्रा है वो इस तरह आता है। यहाँ जो ये है फंडामेंटल वाइब्रेशन, ये है जब 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 में मॉलिक्यूल जाते हैं, 0 वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट में। ये है जब 0 वाइब्रेशनल लेवल से सेकंड वाइब्रेशनल लेवल में जाते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। और ये है जब 0 वाइब्रेशनल लेवल से थर्ड वाइब्रेशनल लेवल में जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये इसकी एनर्जी है, सेकंड ओवरटोन की एनर्जी है आप लोगों के पास। तो अब ये जो आप लोगों के पास वैल्यूज आई हैं HCl के केस में, मैं आप लोगों को पहले पीक इंटेंसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पीक इंटेंसिटी है वो कैसे, इसकी ज्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, इसकी और कम क्यों है। मैं पीक की इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो पीक की इंटेंसिटी डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों को नोट्स जो है अपने वो दिखाता हूँ, वहाँ पे पीक इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन हुई है। आई होप आई कैन फाइंड दिस। ये यहाँ पे पीक इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जो पीक इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है और पॉपुलेशन क्या है। और आप लोगों को पता है कि इंटेंसिटी जो डिपेंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे और पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। दो चीजों पे डिपेंड करती है, हम लोग वो कर चुके हैं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो फार्मूला है जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में हम लोग अप्लाई करते हैं, वाइब्रेशनल में जो अप्लाई करते हैं। इसमें फार्मूला आप लोग देख लें, फर्स्ट लेवल में मॉलिक्यूल कितने हैं, 0 लेवल में कितने हैं। फार्मूला ये है, एच की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करें आप लोग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 to 3 होती है वो पुट करें आप लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट करें और टेम्परेचर पुट करें। तो इनको पुट करने से ये पता चलता है, ये देखें 1/100%। एक बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, जब हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात की थी तो आप लोगों को याद है कि फर्स्ट लेवल में कितने मॉलिक्यूल होते थे? 98% ऑफ द ग्राउंड लेवल, 98% ऑफ ग्राउंड लेवल। यानी अगर 0 लेवल में 100 मॉलिक्यूल हैं तो फर्स्ट लेवल में 98 मॉलिक्यूल होंगे, 98 मॉलिक्यूल होंगे, हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। और सेकंड लेवल में 89 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन वाइब्रेशनल के केस में देखें, वाइब्रेशनल के केस में अगर यहाँ 100 मॉलिक्यूल हैं 0 लेवल में, तो जो फर्स्ट लेवल है उसमें मॉलिक्यूल देखें जी कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। 1/100 का मतलब यही है, यानी 0 में 100 मॉलिक्यूल हैं और फर्स्ट लेवल में वाइब्रेशनल लेवल में 1 मॉलिक्यूल है। ग्राउंड लेवल में 100 है और जो आप लोगों के पास पहला लेवल है उसमें आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है।